मुबैना ऑडियो लीक हमारे मुल्क के माशी मसाइल, सियासी मसाइल, अवामी मसाइल, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, सैलाब ज़दगान की बहाली, तिजारती सरकारी मसाइल समेत तमाम बहरानों से सबसे ज़्यादा अहम खबर है। कुछ सहाफ़ती और सियासी हलकों के लिए ये मसाइल ज़रूरी नहीं है। शायद पाकिस्तान कारोबार और सरमायाकारी के लिए साजगार मुल्क नहीं रहा है। पाकिस्तान में बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स -4% हो गया है। इनके पास इमरान खान साहब के खिलाफ घड़ी के अलावा और कुछ है नहीं, और घड़ी एक ऐसी चीज़ है कि ना वो चोरी हुई है, ना वो गबन हुई है, ना वो रिश्वत का माल है। लेकिन मौलाना साहब तो खैर वो तो स्टेक होल्डर ही उस तरह से नहीं है। अरशद शरीफ साहब की शहादत और दूसरा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे जानी हमला, ये अवाम भूलेगी ना भूलने देंगे। और अभी जब सलमान साहब इनके जो वफादार आ रहे हैं, तो अब ये दोबारा घड़ी का शोशा है, घड़ी के पीछे छुपना चाहते हैं। ये तो इस मुल्क की तबाही की तरफ इन्होंने कदम बढ़ाया है। हमारे मुल्क में और हमारा दीन भी और हमारा माशरा भी चोरी को, डाके को, करप्शन को, माल हराम को बुरा समझता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, आज एक बार फिर एक और मुबैना ऑडियो लीक हुई है, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की अहलिया और पीटीआई के सीनियर रहनुमा जुल्फी बुखारी की गुफ्तगू आपने सुनी होगी। और इमरान खान की अहलिया की जानिब से जुल्फी बुखारी को घड़ी भेजने और फिर उसके बाद इसे बेचने की बात हो रही थी। अच्छा, और ये मुबैना ऑडियो लीक हमारे मुल्क के माशी मसाइल, सियासी मसाइल, अवामी मसाइल, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, सैलाब ज़दगान की बहाली, तिजारती सरकारी मसाइल समेत तमाम बहरानों से सबसे ज़्यादा अहम खबर है। कुछ सहाफ़ती और सियासी हलकों के लिए ये मसाइल ज़रूरी नहीं है शायद, बल्कि उनके लिए सिर्फ एक मसला है घड़ी घड़ी घड़ी। वो आज भी पूरा दिन घड़ी 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 करते रहे, घड़ी को रोते रहे। घड़ी कहाँ गई, घड़ी किसने बेची, घड़ी किसको बेची। कभी कहा जाता है कि जी घड़ी फराह खान ने दुबई में किसी को बेच दी, कभी कहा गया कि घड़ी इमरान खान ने इस्लामाबाद F7 में किसी को बेच दी, और अब ये कहा जा रहा है कि घड़ी तो जुल्फी बुखारी ने किसी को बेच दी। मुबैना ऑडियो लीक के बाद फिर जुल्फी बुखारी का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जी पहले कहा जा रहा था कि उमर ज़हूर नामी किसी शख्स को फराह गुज्जर के ज़रिए घड़ियाँ बेची गईं, और जब उनको लीगल नोटिस भेजा तो अब नई कहानी सामने आ गई जी। अभी असल में ये घड़ी वो कह रहे जी मेरे ज़रिए बेची गई है, अब ये कहानी सामने आ गई है। मैं वाज़े कर दूँ कि कोई घड़ी ना मैंने ली है और ना मैंने बेची है। इस तरह की कॉपी पेस्ट कट ऑडियो कॉलेज के बच्चे भी बना लेते हैं, उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा फौरी इसका फॉरेंसिक करवाया जाए, मैं इसके पैसे अपनी जेब से देने को तैयार हूँ। तो जनाब, सूरत हाल ये है कि पर रोने वालों को ना दिवालिया होता हुआ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, ना डूबती हुई मईशत, ना आइन, ना कानून के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो इनको नज़र आ रहा है। इनको बस घड़ी ही चाहिए। जब किसी माशरे में लोगों की जहन साजी और खिदमत करने वालों का ये हाल हो जाए, तो फिर उस माशरे को कोई मोजज़ा ही बचा सकता है यकीनी तौर पे। शायद अब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और घड़ी साज कंपनी भी सोचने पे ज़रूर मजबूर हो जाएंगे कि एक घड़ी बनाई गई जो सऊदी फरमारवा की जानिब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को तोहफे में दी गई, मगर इमरान खान के मुखालिफिन ने उस एक घड़ी को अब तक 3 बार बेच दिया, और शायद मुस्तकबिल में और भी 2-4 बाद इसको बेच देंगे और 2-4 खरीदार और भी निकल आएंगे। क्यों? क्योंकि साजिश से हुकूमत बनाने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके हुक्मरानों से कोई भी साजिश की बैद नहीं। और अब बात करते हैं हक और सच की खातिर अपनी जान देने वाले बोल न्यूज़ के शहीद एंकर पर्सन अरशद शरीफ कत्ल के मामले की। वफाकी हुकूमत की जानिब से अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए स्पेशल जो JIT है वो कायम कर दी गई है, और नई स्पेशल JIT में IB से DIG साजिद कियानी और FIA से वकारुद्दीन सैयद और DIG हेडक्वार्टर ओवैस अहमद, MI से मुर्तज़ा अफजाल, ISI से मोहम्मद असलम शामिल हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल अज़खुद नोटिस केस की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने नई JIT का नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि नई JIT 20 ग्रेड के 5 अराकीन पर मुश्तमिल है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अरशद शरीफ केस की तहकीकात फौरी शुरू की जाए। JIT के पास खुसूसी इख्तियारात होंगे, और JIT कीनिया जाना चाहे तो हुकूमत फंड फराहम करे, तहकीकात का तरीकाकार JIT खुद तय करेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि JIT अरशद शरीफ की वालिदा समेत दीगर के बयानात कलमबंद करेगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि JIT को कोई रुकावट आए तो अदालत से रुजू कर सकती है।
अच्छा, जेआईटी को फंड समेत किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ी तो हुकूमत को कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी से हर 2 हफ्ते बाद पेशरफ रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि जेआईटी अबूरी पेशरफ रिपोर्ट्स जजिस को जायजे के लिए चैम्बर्स में पेश करे। पेशरफ रिपोर्ट्स पर खुली अदालत में भी समाअत होगी, जिसके बाद अरशद शरीफ कत्ल पर असखुद नोटिस केस की समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। बोल न्यूज़ के शहीद एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल पर माहिर कानून बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की, कई सवालात उठा दिए। क्या कहना था उनका, जरा देखिएगा। ये तो सुना आपने। अब बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की, जिसका कोई हाल नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ आप देख रहे हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत और इसका इत्तेहादी टोला मजीद बुरा हाल कर रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से मीडिया हाउसेस का सहारा लेकर एक तरफ पाकिस्तान की इस वक्त की सबसे मकबूल सियासी शख्सियत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कभी घड़ी का खरीदार, ऑडियो लीक कर दी जाती है, कभी ये बयानियां बनाने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान और इत्तेहादी असम्बलियाँ तहलील के हक में नहीं है। कभी इमरान खान की साख मुतासिर करने की बाकायदा कोशिश की जाती है, कभी कोई झूठ, कभी कोई और झूठ। मगर इम्पोर्टेड हुकूमत के हर पैंतरे, हर चाल, हर साजिश को मुल्क के अवाम अब बहुत चंगे से समझ चुके हैं, बड़े अच्छे से समझ चुके हैं। और जिनकी ये ख्वाहिश है कि वो किसी तरह इमरान खान को मुल्की सियासत से माइनस कर लें, आउट कर लें या खुडे लाइन कर लें, वो जाग जाएं, क्योंकि ऐसा सिर्फ देख लें कि उनके सोने के बाद और उठने से पहले शायद हो सकता है। और वो भी आप समझ लें कि इनके ख्वाब में, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जो है ना वो बड़ी मुख्तलिफ है। गुज़िश्ता रोज़ ये जो नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अहम इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक पैगाम दिया और कौन के बच्चे की तरह जिद लगाए बैठा है। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, जरा सुनिएगा। जी तो सुना आपने, हुकूमत में जो शक्लें हैं इनको कोई देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि दहाइयों से देख रहे हैं। और आज एक बार फिर साजिश के तहत शदीद मुखालफत के बावजूद मुग़ज़ इमरान में एक हुए हैं। मगर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब, पार्टी रहनुमा, कारकुन और इत्तेहादी मिलकर इन सब का मुकाबला कर रहे हैं और अपने जायज़ मुतालबे के लिए पहले से ज़्यादा पुरजोश नज़र आते हैं। और जायज़ मुतालबा है क्या? साफ़ और शफाफ आम इंतखाबात। और अवाम भी अब इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं कि यही एक वाहिद हल है। और इस हल के लिए इमरान खान की स्ट्रैटेजी ने इम्पोर्टेड हुकूमत को नाको चने चबवा दिए और पूरी की पूरी इम्पोर्टेड हुकूमत और इसका इत्तेहादी टोला इस काम में लगी हुई नज़र आ रही है कि किसी असम्बलियाँ तहलील ना हो। मगर शायद अब ये तो होकर रहना है। अच्छा, कल बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में शेख रशीद साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मैं असम्बलियाँ तहलील करने के हक़ में हूँ और 30 दिसंबर तक ये काम हो जाएगा। और आपको पता है शेख साहब जो प्रेडिक्शंस करते हैं, उनकी प्रेडिक्शंस पेशगोइयाँ काफ़ी मशहूर हैं और काफ़ी लोग इस बात पे ट्रस्ट भी करते हैं कि शेख साहब जो पेशगोई करते हैं वो सच भी साबित हो जाती है। ज़रा सुनिएगा। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साफ़ और शफाफ इंतखाबात क्यों चाहती है? ताकि पाकिस्तान के फ़ैसले अवाम के चुने हुए नुमाइंदे करें, वही लोग करें जिनका उठना, बैठना, रहना, सहना, ओढ़ना, बिछोना इसी मुल्क में हो, पाकिस्तान में हो। और यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अवाम को समझा रहे हैं, जिसे अवाम में रोज़ बरोज़ मकबूलियत भी हासिल हो रही है। अच्छा, अवाम से खिताब करते हुए एक जलसे में हमाद अज़हर अपनी कुर्बानियों और मुल्की हालात का किस तरह से जिक्र करें, ज़रा ये भी सुनिएगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं मुल्की मईशत की। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान कारोबार और सरमायाकारी के लिए साजगार मुल्क नहीं रहा है। पाकिस्तान में बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स -4% हो गया है। कारोबारी एतमाद में 24% कमी खिदमात के शोबे में आई। परचून के कारोबार में 22 और पैदावार के शोबे में 20% कमी रिकॉर्ड की गई है। सदर OICCI ने सूरत हाल को मायूस कुन करार दे दिया है। पाकिस्तान के मुआशी मसाइल ने आवाम पर महंगाई का बोझ पिछले साल की निस्बत 3 गुना बढ़ा दी है। अब इसके साथ साथ बेरोजगारी जो है उसमें भी इजाफा हुआ है। बिजली गैस की लोड शेडिंग की वजह से रिहायशी इलाकों के साथ साथ सनती और कारोबारी इलाके भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। अच्छा, बिजनेसमैन ये भी शिकायत कर रहे हैं कि उनके दरामदशुदा माल के लिए बैंकों की तरफ से फॉरेन करेंसी में होने वाली अदायगियों में ताखीर की जा रही है। एलसीज का ना खुलना इस वक्त बड़ा मसला बना हुआ है और मुआशी माहिरीन इसकी वजह मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी बता रहे हैं। IMF की जानिब से पाकिस्तान को दी जाने वाली अगली किस्त अभी तक जारी नहीं की गई और गुज़िश्ता 6 महीने के अंदर बेरोजगारी में 22% इजाफा हुआ है। तवानाई की पैदावार में 9.3% कमी, पेट्रोलियम मसनूआत की सेल में 20% कमी, गाड़ियों की सेल में 47% कमी हो चुकी है। और हुकूमत मुसलसल कोशिशों के बावजूद मुल्की बरामदात में इजाफा करने में कामयाब नहीं हो सकी है। जबकि गुज़िश्ता माह नवंबर के दौरान
माहाना और सालाना बुनियादों पर बरामदात में कमी देखने में आई है। नवंबर के दौरान सालाना बुनियाद पर बरामदात में 18.34% कमी हुई है, जबकि माहाना बुनियादों पर बरामदात में 63% कमी हुई है। जुलाई से नवंबर के दौरान बरामदात में 3.48% कमी हुई थी और गुज़िश्ता माह नवंबर के दौरान बरामदात 2.36 करोड़ 90 लाख डॉलर्स रही, जबकि जुलाई से नवंबर के दौरान बरामदात का जो हुजम है वो 11.93 करोड़ 20 लाख डॉलर रहा। गुज़िश्ता बरस की इसी मुद्दत के दौरान मुल्की बरामदात 12.36 करोड़ 20 लाख डॉलर्स रहीं। मुल्की तजारती खसारे में रवा माली साल के पहले 5 महीनों में सालाना बुनियादों पर 30% की कमी देखने में आई, जबकि मुल्की बरामदात में सालाना बुनियादों पर 3% और दरामदात में 32.98% कमी हुई है। जारी किए गए अदाद शुमार के मुताबिक जुलाई से नवंबर के दौरान तिजारती खसारे का हुजूम 14.41 अरब डॉलर रिकॉर्ड हुआ था, जो पिछले माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 30% कम रहा है। गुज़िश्ता बरस के इसी अरसे के दौरान तिजारती खसारे का जो हुजूम है 20.62 अरब डॉलर रिकॉर्ड हुआ था। रवा माली साल के पहले 5 महीनों में मुल्की दरामदात में सालाना बुनियादों पर 20% की कमी देखने में आई, जबकि जुलाई था नवंबर 2022 तक के अरसे में मुल्की दरामदात का हुजूम 26.34 अरब डॉलर रहा था, जो पिछले बरस की इसी मुद्दत में 32.98 अरब डॉलर रहा था। और गुज़िश्ता नवंबर में दरामदात पर 5.25 अरब डॉलर इस्तेमाल हुए थे, जो अक्टूबर के मुकाबले 11% ज़्यादा, जबकि गुज़िश्ता बरस नवंबर के मुकाबले में 34% था। अब नाज़रीन, ये हैं वो अदाद शुमार जिससे ज़ाहिर होता है कि मुल्की मईशत इस वक्त मफलूज हो गई है, मगर इस वक्त भी इम्पोर्टेड हुकूमत मनपसंद कानून साजी की वजह से हुकूमत में मौजूद तमाम अफराद के ना सिर्फ केसेस तेज़ी से माफ़ करवा रही है, बल्कि अब तो रिश्तेदारों को भी रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में मफरूर इश्तिहारी सुलेमान शहबाज भी बखैर आफियत पाकिस्तान पहुँच जाएंगे, जिसके बाद नवाज शरीफ की बारी है। जी हाँ, नवाज शरीफ की बारी। अब यह है आज का तबाह होता पाकिस्तान और हमारे बड़े बड़े हुक्मरान। अब आते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट पकड़ा गया की जानिब, और आज हमारी टीम ने पकड़ा है अता तारड़ को। किस तरह, देखिएगा जी। तो अब देखिए हमारा सेगमेंट पलट तेरा ध्यान किधर है, और यहाँ लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। वेलकम बैक नाजरीन। 13 जमातों का इत्तेहाद, माजी में जिन्होंने साजिश करके इक़्तिदार तो हासिल कर लिया, लेकिन मुल्की मसाइल, आवाम की परेशानी, मुल्की माशी हालात, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने, लोगों की जो बुनियादी हकूक़ फराहम करने, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती कायम करने से इस मौजूदा हुकूमत का कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता, क्योंकि कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले अगर मुल्क में कोई है तो वो यही इत्तेहादी टोला है, जिसमें शामिल पार्टी सरबराह से लेकर इनके खुशामदी वुज़रा, इनके मुशीर भी कानून से बालातर नजर आते हैं, जिनका काम सिर्फ अपने मुखालिफ इनके खिलाफ हर वक्त 24 घंटे सिर्फ साजिश करना। इन्हें खौफ इस बात का है जो इक़्तिदार इन्होंने झूठे बयानिए बनाकर हासिल किया वो इनसे छीन ना जाए, क्योंकि हुकूमत में आने का इनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को लूटना, अपने पैसे बनाना, मंसूबों पर कमीशन लेना और बैरून मुल्क चोरी का पैसा मुंतकिल करना है। अब इन तमाम मामलात का हल क्या होगा और किस तरह इस हुकूमत से लोगों की जान, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अली मोहम्मद खान साहब, आज एक बार फिर ये जो साजिशी सरकार है, इसने इमरान खान साहब का इमेज खराब करने की, साख मुतासिर करने की बाकायदा कोशिश की है। पहले कहा कि जी घड़ी जो है वो उमर ज़हूर नामी शख्स को फराह खान ने बेची थी, और अब एक ऑडियो के जरिए साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जुल्फी बुखारी साहब ने शायद घड़ी बेची है। तो ये क्या साबित करना चाहते हैं? घड़ी तो एक है लेकिन 3-4 बार बिक गई है, कैसे हो गया? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। देखिए, मेरे ख्याल में इस हुकूमत की जहनी कमाईगी और उनकी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी की इससे बड़ी मिसाल और कोई नहीं है कि इनके पास इमरान खान साहब के खिलाफ घड़ी के अलावा और कुछ है नहीं। और घड़ी एक ऐसी चीज है कि ना वो चोरी हुई है, ना वो गबन हुई है, ना वो रिश्वत का माल है, ना वो कोई ब्लैक मनी है, ना वो कोई किकबैक है। वो एक तोहफा है जो नॉर्मली मिलता है सरबराहान मुमलिकत को या वज़राए आज़म को।
कुछ लोग उसको अपने पास रख लेते हैं तोशाखाने से पेमेंट करके, और कुछ उसको नहीं रखते। नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं कि अगर कोई ऐसा कोई तोहफा है जो कि किसी बड़े ही करीबी दोस्त ममालिक की तरफ से हो या कोई तारीखी चीज़ हो, तो लोग उसमें जो भी उसका पेमेंट बनती है वो पे करके रख लेते हैं। हालांकि माजी में मियाँ साहब की जब पहली या दूसरी जब हुकूमत आई, जब तीसरी आई, और जरदारी साहब की जब गवर्नमेंट थी, तो उस दौर में बहुत सी चीज़ें इन लोगों ने ली जिसकी तो कोई नॉमिनल फीस भी पे नहीं की गई, लेकिन बहरहाल खान साहब ने वो पे की और वो दे दी। अब इनको समझ नहीं आती कि इस बंदे के खिलाफ हम कर, असल में यू नो व्हाट द प्रॉब्लम विद देम इज दे कांट इवन कॉम्प्रिहेंड। इनको समझ ये नहीं आ रही कि सियासत में क्या पैसा कमाने के बगैर भी कोई आ सकता है? ये कैसे हो सकता है? इनको समझ नहीं आ रही कि एक शख्स यहाँ तो काउंसलर या छोटा सा एमपीए बन के लोग पत्नी क्या से क्या कर लेते हैं, छोटा सा सूबाई वजीर आसमान सर पे उठा लेता है और पत्नी कितने खजाने भर लेता है अपने। तो एक आदमी है जो 5 साल खैबर पख्तूनख्वा का बिला शिरकत गैरे वो एक हुक्मरान रहा जब वहाँ हमारी हुकूमत थी, फिर 3.5 साल वजीर आजम रहा। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे आबादी के लिहाज से, जिसको कहते हैं कि अगर पंजाब आपके पास है तो आप वजीर आजम है, तो वहां भी 4 साल से इसकी हुकूमत है। और इस बंदे के पास 4 मरले का इसने प्लॉट कहीं नहीं लिया, इसने कोई ठेका नहीं लिया, इसने कोई परमिट नहीं लिया, इसने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, इसने कोई मिल नहीं बनाई, इसने कोई जरी जमीन, बल्कि उल्टा खान साहब ने अपनी जरी जमीन मियां वाली में बेची। खान साहब ने अपनी जमीन जो है जरी जमीन बेची, और उसकी जो आमदन आई है, मुझे जो इतलात पहुंची हैं करीबी जराए से, वो ये है कि उसमें ज्यादा पैसे शौकत खानम में डाल के और थोड़े से अपनी उन्होंने रख लिए अपने खर्चे के लिए, और बहुत सारी जमीन उन्होंने आबाई जमीन बेच के शौकत खानम में पैसे जमा कर दिए हैं। तो ये सारी चीजें इनके जहन में नहीं है कि कोई वजीर आजम बन के स्विस बैंक्स नहीं भर रहा, वजीर आजम बन के मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा, वजीर आजम बन के इसका कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जिससे ये पैसे बना रहा है अपने लिए, या एवन फील्ड अकाउंट्स बना रहा है, या ओवरसीज अकाउंट्स बना रहा है, या इसके। तो ये सारी चीजें अब ये हैरान और परेशान इसी घड़ी के पीछे आ रहे हैं, रोज उसको चमकाते हैं, कभी इस तरफ से चमक डालते हैं, कभी उस तरफ से। तो ये तो चीज भी आज इनकी ठुस हो गई है, और अल्लाह ताला के करम से इमरान खान साहब को अल्लाह ने जो है वो सुरखरू किया है। इस वक्त इनके पास एक ही रास्ता है, हर गुजरते दिन के साथ इनकी सियासी मात हो रही है, एक ही रास्ता है और वो है इलेक्शन का। ठीक है, लेकिन उस रास्ते से तो राह फरार ही इख्तियार कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने बयान में कहा है जी कि हम इंतखाबात जो है ना उनको मजीद 1 साल आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, यानी ये तो इंतखाबात की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं। तो उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी होगी तहरीक इंसाफ की, क्या हिकमत अमली होगी? क्योंकि 2 सूबाई असम्बलियां तो तहलील करने का ऐलान कर दिया गया, करीब हो भी जाएंगी। देखिए मौलाना साहब तो खैर वो तो स्टेक होल्डर ही उस तरह से नहीं है, कुछ हलकों में वो जीत जाते हैं, उधर से भी तहरीक इंसाफ पिछले 9-10 साल से उसको नॉकआउट किया हुआ है। मेरे अभी अपने हलके में दोबारा इलेक्शन हुआ है, अल्लाह के करम से अल्लाह ने उधर फिर इमरान खान साहब को अल्लाह ने इज्जत दी है। तो मर्दान की मेरी सीट जो है उस पर इलेक्शन था, वो मौलाना साहब हार गए। कोरम की सीट उनकी थी, वो हार गए। तो जो उनकी आबाई सीट थी डेरा इस्माइल खान, आबाई सीट वो अली अमीन गंडापुर खान पे हार गए। तो अब उनको तो मैं समझता हूँ कि वो हक बजानिब हैं, परेशानी उनकी हक बजानिब है, वो वाकई परेशान है। तो हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। बाकी जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि 1 साल की तोसी, तो वो तो चाहते हैं कि अगले 30-35 साल तक तोसी दें और मुझे अमीरुल मोमिनीन बनाए बिला शिरकत गैरे, और मेरे बाद मेरे बरखुरदार को आप जो है एक और इनको भी बनाए, एक खलीफा बनाए पाकिस्तान का, और सारे उनकी खिदमत में लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अवाम उनका आर्गुमेंट बाई नहीं करती। देखें आबाई सीट अपनी हार जाना मौलाना फजल रहमान साहब के लिए ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और उनके लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान ये भी है कि मजहबी तबकात अब उन पर एतमाद ही नहीं करते। आप किसी भी बाजार में चलेंगे, कहते हैं ज़बान खल को नकार खुदा समझो, आप बाजार में चले जाएं, किसी से पूछ लें, तो जब आप उनका नाम लेंगे तो वो मुस्कुरा के आपको बस कुछ भी नहीं कहेंगे, वो मुस्कुरा के आपको जवाब देंगे। तो दैट इज द आंसर, पीपल ऑफ पाकिस्तान डोंट ट्रस्ट फजल रहमान साहब। बाकी 1 साल की तो अली मोहम्मद खान साहब नहीं है। जी पॉसिबल ही नहीं आप कह रहे हैं, ठीक है।
अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, ये जो मौजूदा हुकूमत है इसकी नज़र पाकिस्तान और अवाम की मुश्किलात पर तो है ही नहीं। अब मुल्क में जो मईशत की सूरत हाल है आपके सामने है, माशी बहरान है, महंगाई है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, और इनको सिर्फ इस चीज़ की पड़ी हुई है कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा आ जाता है, फिर ये फ्लॉप हो जाता है, पिट जाता है, दूसरा तैयार हो जाता है, दूसरा फ्लॉप हो जाता है, तीसरा प्रोपेगेंडा आ जाता है। लेकिन 2-3 तो बड़े मेजर इश्यूज इनके सामने हैं और कुछ गवर्नेंस इश्यूज हैं। सबसे बड़ा इशू जो उनकी जान कभी नहीं छोड़ेगा, अरशद शरीफ साहब की शहादत, और दूसरा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे जानी हमला। ये अवाम भूलेगी, ना भूलने देंगे, ना इन मामलात को छोड़ेंगे। और जब भी इक़्तिदार में आएंगे, ये सबको मैं कह रहा हूँ, जब भी इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आएगी, अरशद शरीफ साहब के जो कातिल हैं उनकी पूछ होगी। लेकिन शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका सू मोटो ले लिया है, तो होपफुली उधर से इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होगी जिसपे शहीद की वालदा मुतमईन होंगी। और तीसरी जो जो इनके लिए बहुत बड़ा मसला है कि सर पे, वो है महंगाई और वो है मईशत। वो महंगाई जिसके लिए 3 मार्च किए थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने और मौलाना साहब ने, तीनों ने महंगाई पे मार्च किया। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि महंगाई हमारे दौर से 3 गुना बढ़ गई है। और जो आपका जो पेट्रोल प्राइसेस थे, जितने रिलीफ इमरान खान साहब दे रहे थे कि तकरीबन 150 पे आखिरी हमने दिया पर लीटर पेट्रोल जो था, हालांकि आई थिंक 120 पे पर बैरल जो है वो डॉलर का रेट था, अब 75 पे गिर गया है। लेकिन आप कीमत देख लें 250 से ऊपर है। हालांकि डॉलर, आपका पेट्रोल प्राइस डॉलर रेट में आधा तकरीबन रह गया है, या तकरीबन 45% कम हो गया है, लेकिन रेट इन्होंने 100% के करीब बढ़ा दिए हैं। तो ये बड़ा इनकी लम्हा फिक्रिया है कि जिस महंगाई को ये लोग कम करने आए थे, महंगाई आज आसमान से बातें कर रही है। और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात जो है वो ये है कि तकरीबन 7 महीनों में 51% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे खत्म हो गए हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है और डिफॉल्ट की तरफ, अल्लाह ना करे लेकिन हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। और डिफॉल्ट का मतलब फिर सब समझते हैं कि वेस्ट की नजरें, अगयार की नजरें जो है हमारी किस चीज पे हैं। तो ये सारे मामलात अगर आप इन पे नजर डालें तो इनके तो मतमा नजर एक ही चीज नजर आई। एक चीज में इनको बड़ी कामयाबी मिली है और वो है अपने केसेस खत्म करना, नैब को अमली तौर पर खत्म करवाने में। ठीक है, तो 1100 अरब रुपए जो खान साहब पहले दिन से कह रहे थे कि ये एनआरओ चाहते हैं, खत्म किए हैं। और देखें एक और चीज, इनके सामने एक चैलेंज आया। मैं नहीं कहता छोटा चैलेंज था, लेकिन जितना बड़ा चैलेंज खान साहब के सामने आया था, सदी में एक बड़ा पेंडेमिक आता है और वो था कोरोना। कोविड-19 से जिस तरह हम निकले हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें उसमें फेल हो गई, खत्म हो गई। हमारी मईशत फिर भी 3 पे जा रही थी, और दुनिया भर से तारीफ भी की गई है मोहम्मद खान साहब। लेकिन इनका मसला ये है कि सदी का बड़ा मसला तो नहीं, लेकिन कम से कम डेकेड का एक बहुत बड़ा, इस 10 साला दौर में पिछले में सबसे बड़ा अगर कोई मसला आया तो वो ये सैलाब की तबाहकारी है। और इस पे मैं आपको अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, जितनी भी हमारी सिविलियन लीडरशिप है, कोई भी नजर नहीं आया फील्ड में, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, कोई भी नहीं आया। और इसमें मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी जमात के वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब, और फिर बिलावल साहब, उनके वजीर आला मुराद अली शाह साहब। सिंध में बहुत बड़ा इंडिपेंडेंट सोर्सेस से ये बात आती है कि सवाए खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान साहब के बाकी बस इल्ला माशाल्लाह इधर उधर ही नजर आए हैं। तो ये जो सिंध में सैलाब की तबाहकारी हुई है और जो खुर्द बुर्द और जो करप्शन सैलाब की मदद वाले पैसों में उसमें जो हुई है और जो सूरत हाल इनकी बहुत बुरी है, तो सबसे बड़ा सवाल इन पे ये है कि सैलाब के इशू को उन्होंने कैसे हैंडल किया है। और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा सवाल इनकी गवर्नेंस पे है। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, ये इमरान खान साहब की जानिब से भी जो हुकूमत को मुज़ाकरात का कहा गया, और आप खान साहब का और आपकी पार्टी का एक ही एजेंडा है कि जी आम इंतखाबात की तारीख दी जाए, जल्द से जल्द जो इंतखाबात है उसकी तरफ जाया जाए। लेकिन जो डेडलॉक है वो कैसे ख़त्म होगा समझ नहीं आ रही, क्योंकि सदर ममलिकत की भी सागदार साहब से मुलाकात हुई थी, तो हुकूमत की जानिब से पैगाम क्या आ रहा है? क्योंकि इसी तरह की बातें अब सामने आ रही हैं। मौलाना साहब का मैंने अभी बयान कोट किया था कि ये तो आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, तो किस तरह ये डेडलॉक ख़त्म होगा? मेरे ख्याल में इनको कराना पड़ेगा और डेडलॉक खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता नहीं है।
अगर इनमें थोड़ी भी समझबूझ सियासी है तो इस वक्त भी अगर ये इलेक्शन कॉल करते हैं तो फिर भी इनका कुछ ना कुछ पॉलिटिकल कैपिटल रह गया है, कुछ ना कुछ। जाहिर है मैं ये नहीं कह सकता कि 100% ये, जाहिर है इनकी भी जमातें हैं, इनका वोट बैंक है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ इस महंगाई और ये जो मिस गवर्नेंस है और ये जो मईशत की तबाही है, तो हर गुजरते दिन के साथ इनकी सियासत का जो है वो खात्मा होता जा रहा है। तो इनको भी इसका पता है कि अगर 7-8 महीने ये और चला गए इस तरह से जिस तरह ये चला रहे हैं, या तो फिर अचानक कोई रिवाइवल हो ना, या तो फिर अचानक कोई, यानी कि ये मुझे समझ नहीं आ रही। मईशतदान हैरान है कि 7 महीने के अंदर आपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है आधे खा कैसे लिए। 51% आपका फॉरेन एक्सचेंज जो है वो खत्म है। 16 अरब डॉलर जो मारा था, 16 पॉइंट समथिंग, वो आके आपका गिर गया है 7+ पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर में। आपका कैसे आपने ये कर दिया है? और तो कैसे? ये अगर 7 महीने और रहते हैं तो हुकूमत तो ये कर लेंगे, लेकिन सियासत अपनी खत्म करा देंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हुकूमत के लिए अपनी सियासत खत्म करना चाहता है। तो खान साहब, एक और सवाल जहन में आता है ना, ये अब ये मुल्क में एहतसाब का तो फिर इसका मतलब कोई निज़ाम बाकी रह ही नहीं गया है। जब से हुकूमत आई है, अरबों रुपए की करप्शन में मुलविस जो लोग हैं इस तरह बाकायदा ड्राई क्लीन हो गए हैं जैसे किसी ने शायद कुछ किया ही नहीं था। इसहाकडार साहब की एग्जाम्पल आपके सामने है, उनको मुल्की खजाने की बाकायदा कुंजी दे दी गई। शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज को क्लीन चिट मिल गई। अब ये जो आमदन से ज़ायद असासे बनाने वाले वज़ीर आज़म साहब के दूसरे बेटे सुलेमान शहबाज हैं, उनको भी रिलीफ मिल गया। ये हो क्या रहा है? देखिए, आपने सुलेमान शहबाज की बात की तो एक चीज जहन में आई, और वो शायद इनका तरीकाकार है भी यही कि जब लंदन में मियां शहबाज शरीफ साहब को अदालत ने बुलाया और उन पे जुर्माना था, उन्हें जुर्माना देना था, तो उन्हीं दिनों में इन्होंने घड़ी का शीशा छोड़ा था। और अभी जब सलमान साहब इनके जो बरखुरदार जो हैं आ रहे हैं, तो अब ये दोबारा घड़ी का शीशा है, घड़ी के पीछे छुपना चाहते हैं। तो देखें, ये तो इस मुल्क की तबाही की तरफ इन्होंने कदम बढ़ाया है कि हमारे मुल्क में, और हमारा दीन भी और हमारा माशरा भी चोरी को, डाके को, करप्शन को, माल हराम को बुरा समझता है। क्योंकि हमारा दीन तो हमें ये सिखाता है कि अगर आपके एक लुकमा भी हराम का चला जाए तो 40 दिन आपकी इबादत ही कबूल नहीं होती। तो जो ये मैसेज नीचे दे रहे हैं, देखिए वो मैसेज बड़ा खराब है। मैसेज क्या दिया है नीचे? जो नीचे आपका मुल्क सिर्फ मिनिस्टर तो नहीं चलाता ना चीफ मिनिस्टर या वजीर आजम, सिस्टम तो नीचे मौजूद है। मैं जब मिनिस्ट्री थी मेरी, तो मैं एक मिनिस्टर था, एक सियासी आदमी था, बाकी तो मेरे नीचे सारे के सारे ब्यूरोक्रेसी थी। इसी तरह वजीर आजम के नीचे देख लें, इसी तरह किसी और मिनिस्टर के नीचे। तो जब ये आपने ऊपर कर दिया कि 1100 अरब रुपए प्लस कि आपने अपने केसेस जब खत्म कराए हैं, तो पीछे से अगर आप स्ट्रांग नहीं है, आपकी जमीनें नहीं है, आपको कारोबार नहीं है, तो आप कैसे पाकिस्तान से बाहर एक शख्स जो महीने के 3 लाख जिसको ये मिल रहे हैं सरकार से, वो बाहर जाके 3 अरब की प्रॉपर्टी ले लेता है? समझ में नहीं आती बात। तो वो उसके सबूत अब पाकिस्तान में आप पेश नहीं कर सकते। तो मैंने अगर कोई करप्शन की है और पैसे बाहर भेज दिए हैं, तो उसके सबूत तो पाकिस्तान में काला शकाकू में या रेवंड में तो मैंने नहीं छुपा के रखने ना, वो तो मेरे पैसे और सबूत सारे बाहर। ठीक है जेली मोहम्मद खान साहब, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐसे आखिर कब रहेगा? अब ये मुल्क के साथ ये जो खेल किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, कानून से बालातर खुद को समझा जा रहा है, और जिस तरह आके खुद को NRO 2 दिया, इन 7 महीनों में मईशत डूबती चली जा रही है, लोगों के पास रोटी नहीं खाने के लिए, और इनको सिर्फ एक ही फिक्र खाए चली जा रही है कि इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो बॉक्स पूरा पकड़ा हुआ है, उसमें से भी कभी एक शोशा छोड़ा जाता है, दूसरा छोड़ा जाता है, तीसरा छोड़ा जाता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज सेम टाइम सेम चैनल की जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने की बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चलना रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।